नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MCS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज पिछले क्लासेस की भांति आज जो अपनी अगली क्लास है वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। आज हम लोग ज्योग्राफी के मानचित्रण से जो प्रश्न आते हैं और इसके अलावा जो विविध आयाम है ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं, उनसे जो प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, उन प्रश्नों को भी देखेंगे। और इसके बाद की एक श्रृंखला और आएगी जो कि इसी से रिलेटेड रहेगी, विविध प्रश्नों की श्रृंखला से ही। और निश्चित तौर से ये सेगमेंट जो आपके हैं जनरल नॉलेज के टाइप का प्रश्न इसमें होगा और मानचित्रण का प्रश्न होगा, जो कि विविध की श्रेणी में रखा जाता है ऐसे प्रश्नों को। और निश्चित तौर से ये भी बहुत उपयोगी होने वाला है आपके लिए, तो बहुत सीरियसली इसको ध्यान से देखिए। और निश्चित तौर से इसके हर एक परीक्षा में इसके प्रश्न आते हैं और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी और आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। और इसके बाद में अब पढ़ाई का दौर आ चुका है, अब स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडी को। विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और ठंडक ही एक पढ़ने का बहुत अच्छा वेदर होता है। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपनी कमर कस चुके होंगे, अपनी स्टडी को एक नया रूप देने के लिए तत्पर होंगे। तो आइए दोस्तों, इसी श्रृंखला में आपके सहयोग में एक वीडियो हमारी तरफ से आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है मानचित्रण। मैंने जैसा कि कहा आपसे कि ये मानचित्रण का पहला प्रश्न है, पहला टॉपिक आपका मानचित्रण से है, जिसमें आपको मानचित्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं वो प्रश्न हम लोग देखने चल रहे हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, समताप रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस लेते हैं। वर्ण मात्री मानचित्र का, दूसरा है सममान रेखा मानचित्र का, और तीसरा है वर्णवर्णिक कोरोक्रोमैटिक मानचित्र का, और चौथा है वर्ण प्रतीकी मानचित्र का। ये चार ऑप्शंस दे रहा है मित्रों। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आपका आंसर होने वाला है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, बताइए आंसर फट से कौन सा होगा। तो देख लीजिए, इनको आप अच्छी तरीके से जो मानचित्र के बच्चे टॉपिक पढ़े हैं उनको निश्चित तौर से कोई असुविधा नहीं हो रही होगी, और जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। तो जान लीजिए, यहाँ पर कहा है समताप रेखा के बारे में कह रहा है यहाँ पर, जो कि समताप रेखा से रिलेटेड अगर बात हम करेंगे तो जवाब आपका आ जाना चाहिए कि समताप रेखा क्या होगी आपकी। ठीक है, तो देख लीजिए, समताप रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल कहते हैं। ठीक है, आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म रेखा जो है वो समताप रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कोई दिया है ऑप्शन में? आइसोथर्म। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जो भी कूट दिया हुआ है इसमें कहीं पर भी आइसोथर्म या समतापी कहीं जिक्र नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, समतापी का यानी आइसोथर्म का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, तो संयोग से इसमें कोई नहीं होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन किसी एक को हटा करके यहाँ पर होना चाहिए था क्या? आइसोथर्म। आइसोथर्म होना चाहिए था दोस्तों। आइसोथर्म जो होता है इसी का मतलब होता है समतापी। ठीक है, आइसोथर्म जो होता है वो समतापी रेखा होती है। ठीक है, और ये जो है मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली होती है। तो यहाँ पर लिखा है समताप रेखा को दर्शाने वाले दैनिक मौसम। तो देखिए ये है ना कि जो दैनिक मौसम जो आपका बताता है ये समताप रेखा के लिए नहीं। यहाँ पर तो जो प्रश्न था मैंने उसके सीधे परिप्रेक्ष्य में जवाब दे दिया है। यहाँ पर होना चाहिए समदाब रेखाओं को दबाने वाली। यहाँ कूट के हिसाब से जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर होना चाहिए था समदाब। ठीक है, समदाब रेखाओं को, ठीक है, दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण किसके हैं दोस्तों? अगर समताप है तो आइसोथर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है, किसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा गया था? समदाब। ठीक है, जो कि यहाँ पर त्रुटिपूर्ण समताप हो गया था, तो मैंने इसका डिटेल आपको बता दिया। यहाँ होना चाहिए था समदाब रेखा को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण किसके हैं? तो ये होता है दोस्तों आइसोथर्म। ठीक है, आइसोथर्म नहीं, आइसोथर्म तो इसे कहते हैं आइसोप्लेथ। क्या कहते हैं? आइसोप्लेथ।
चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ इसको, आइसोप्लेथ, आइसोप्लेथ, ठीक है। आइसोप्लेथ मैप जो होता है दोस्तों, इसी को ही, आइसोप्लेथ मैप को ही सममान रेखा मानचित्र भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सममान रेखा मानचित्र को इंग्लिश में जो कहते हैं आइसोप्लेथ कहते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है समदाब रेखा को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र किसके उदाहरण है? तो सममान रेखा मानचित्र का उदाहरण है या आइसोप्लेथ मैप के उदाहरण है। तो एग्जाम में जो भी प्रश्न आपको दे दे वो आपको करना होगा। मोस्टली इस तरह के प्रश्न जो आए हैं उसको ब्रैकेट में उसके इंग्लिश वर्जन को मेंशन किया हुआ है। तो आइसोप्लेथ कह सकते हैं या समान रेखा मानचित्र कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसका डिटेल आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जिन भाइयों ने ये किया है वो निश्चित तौर से उनका जवाब सही गया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? आइसोगोनिक रेखाएं, इनके बारे में बताना है। ऑप्शंस हैं समान वायुदाब वाली रेखाएं, समान वायुदाब वाली रेखाएं, दूसरा है समान तापमान वाली रेखाएं, तीसरा है समान लवणता वाली रेखाएं, चौथा आपका है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। चलिए जवाब दीजिए फटाफट इसमें से कि आपका क्या होगा। ठीक है, तो जो अभी आपका जवाब हो सटीक तरीके से फट से जवाब दीजिए। आइसोगोनिक रेखाएं, ठीक है, आइसोगोनिक रेखाएं किसे कहते हैं? रेखाएं क्या होती हैं? आइसोगोनिक रेखाओं के बारे में आपको बताना है। तो आइसोगोनिक रेखाएं जो होती हैं उनको ही समदिक्पाती रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समदिक्पाती रेखा। क्या कहते हैं? समदिक्पातिक रेखा, समदिक्पातिक रेखा या आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। ठीक है, इसका काम जो होता है दोस्तों वो समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़कर खींची गई जो रेखा होती है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को, बिंदुओं को या स्थानों को जोड़ने वाली रेखा या कहिए कि मिलाकर खींची गई रेखा जो होती है वो आइसोगोनिक या समदिक्पाती रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं दे रहा है, इस नाते ऑप्शन 4 इज राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है आइसोबात खाती है, दिखाती है होना चाहिए दोस्तों, दिखाती है, सॉरी दिखाती है लिखा, मैंने खाती पढ़ दिया। आइसोबात दिखाती है, क्या दिखाती है? बारिश को, समय को, गहराई को, दाब को। ठीक है, बताइए यार क्या है ये आइसोबात? आइसोबात जो आपकी होती है वो किस चीज़ को दिखाई देती है भाई दोस्तों? तो बात मतलब क्या होना? नहाना। इसी से समझ लीजिएगा दोस्तों, नहाएंगे कहाँ? पानी में नहाएंगे। और पानी की क्या होती है? बारिश नहीं होती है, समय नहीं होता है, दाब नहीं होता है, गहराई होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे बारिश में भी नहाते हैं, तो खैर आपको ध्यान गहराई के सेंस में यहाँ रखना है। आइसोबात जो होता है वो गहराई को दर्शाती है। तो जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर जो खींची गई रेखा होती है वही आइसोबात कहलाती है। ठीक है, आइसोबात लाइन कहलाती है। कहाँ कहलाती है? जल के अंदर समान गहराई। तो ध्यान रखिएगा, जल के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को या बिंदुओं को मिलाकर जो खींची गई रेखा है आइसोबात लाइन कहलाती है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, गहराई को। नेक्स्ट है चौथा आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका होता है। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका होता है, कह रहा है क्या? समोच्च रेखा, रंगीन परत, चौथा कह रहा, तीसरा कह रहा है पर्वतीय छाया, चौथा है रेखाच्छादन। तो जवाब आपका होना चाहिए, जल्दी सटीक से जवाब दीजिए, सटीक जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों। क्या जवाब होगा? क्या रहा है? उच्चावच दर्शाने वाले, यानी कि ऊंचाई नीचाई, ऊंचा नीचे। उच्चावच मतलब होता है ऊंचा नीचा ऐसा। उच्चावच क्या होते हैं? जैसे मैदान है, पठार है, पहाड़ है, ये सब क्या हैं? ये महाद्वीप के उच्चावच हैं। ठीक है, महाद्वीपों पर स्थित उच्चावच हैं। ठीक, तो आपको बताना है इसमें कि उच्चावच दिखाने का सही तरीका क्या होगा। तो रंगीन परत तो हो नहीं सकता है, पर्वतीय छाया ये भी नहीं होगा, रेखाच्छादन यह भी नहीं होगा, समोच्च रेखा होगा। ठीक है दोस्तों, समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है,
और मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए हमेशा समोच्च रेखा विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये बात ध्यान रहे आपको कि मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने की जो विधि है, प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे बेहतरीन विधि मानी जाती है, समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, तो समोच्च रेखीय विधि सर्वोच्च विधि है। और यहाँ पर दिखाने का जो सही तरीका पूछा है, इसमें सही मतलब सर्वोच्च तरीका बेहतर है, तो क्या होता है, समोच्च हो जाएगा, समोच्च रेखा। ठीक है, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, ये आपको बताना है वर्षा के लिए। ऑप्शन दे रहा आइसोबार, दूसरा दे रहा आइसोहाइट, तीसरा कह रहा आइसोथर्म, चौथा कह रहा आइसो हैलाइन। तो आपको बताना है कि इसमें आपका जवाब क्या होगा। बताइए जवाब, फट से बताइए दोस्तों, क्या जवाब होगा। तो क्या कह रहा है पहला, आपको पहला कह रहा है आइसोबार कह रहा है ना दोस्तों, आइसोबार आपको बताना है कि आइसोबार क्या होता है। तो इन्हें इसमें बताना है समान वर्षा वाले स्थानों को। ठीक है, तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली क्या होती है, जान लीजिए आइसोहाइट होती है। ठीक है, आइसोहाइट जो है समान वर्षा वाले स्थानों को, आइसोहाइट जो जोड़ने वाली जो रेखा होती है, आइसोहाइट, इसे समवर्षा रेखा भी कहते हैं। समवर्षा रेखा यहाँ लिखा हुआ है, समवर्षा रेखा या आइसोहाइट होती है। इसका काम क्या होता है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों से मिलाकर के जो रेखा खींची जाती है, ठीक है, खींची जाने वाली जो लाइन है, या कहिए समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली या खींची गई रेखा क्या कहती है, समवर्षा रेखा या आइसोहाइट लाइन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। और आइसोबार किसे कहते हैं, देखिए समदाब, समान दाब, ठीक है, समदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहते हैं, जो कि पहले प्रश्न में हम लोगों का था, आइसोबार के बारे में था। ठीक है, आइसोबार, ठीक है, समदाब रेखा मानचित्र, समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, आइसोबार कहलाती है, समदाब रेखा कहलाती है। इसके अलावा आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म को जो कि पिछले प्रश्न में था, ये क्या था इसमें, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है समतापी, समतापी यानी समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समतापी रेखा या आइसोथर्म लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये ऐसे भी इसे कह सकते हैं, मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई जो रेखा होती है वो क्या कहती है, आइसोथर्म या समताप लाइन या रेखा कहलाती है। और लास्ट आपका आइसोहैलाइन है। आइसोहैलाइन का मतलब होता है समलवणता रेखा, इसे भी कहते हैं हिंदी में समलवणता, समलवणता रेखा। ठीक है, यानी कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली। अब लवणता कहाँ मिलेगी भाई, सागर की गहराई में मिलेगी, अंदर मिलेगी। तो महासागरों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है, आपकी आइसोहैलाइन कहती है, यानी समान लवणता रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपके प्रश्न थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अब प्रश्न हम लोग मानचित्र से आगे आ चुके हैं। अब इतने प्रश्न आपको एग्जाम में, आयोग में मोस्टली पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न। तो इन प्रश्नों को सारी अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, और उम्मीद है कि सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी रहा होगा और आसानी से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है संसार में के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ, भाई मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, तो ये आप जान लीजिए। जवाब ले, पहले ऑप्शंस ले लीजिए, आप पहले प्रयास करिए फिर हम आपको आंसर देंगे। ऑप्शंस लीजिए दोस्तों। ऑप्शंस हैं आपको, ये आपका कोष्ण एवं शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, ये कह रहा है। यहाँ पर कोष्ण जो लिख रहा है यहाँ पर उष्ण होना चाहिए दोस्तों, कोष्ण नहीं उष्ण हो जाए। ठीक है, उष्ण एवं शीत वायुमंडलीय धाराएं होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर जो शब्द बार बार यूज किया है कोष्ण, तो इसे कंफ्यूज नहीं, देखिए यहाँ पर भी कोष्ण यूज किया गया है शब्द, ये किताब में ही ऐसे प्रश्न पूछा है। तो कोष्ण मतलब होता है उष्ण का सेंस यहाँ पे। ठीक है, उष्ण को, जैसे उष्ण आप हमेशा सुनते हैं, उष्ण कोष्ण शब्द कभी कभी सुनते हैं, तो जैसा कि अभी आपने सुना यहाँ पे, तो कोष्ण बराबर उष्ण होता है। ठीक है, उष्ण और कोष्ण एक ही बात है। कोष्ण या उष्ण शीत वायुमंडलीय धाराएं,
ठीक है। दूसरा कह रहे हैं नदियों सागरों के प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं। और तीसरा है कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। और चौथा कह रहा है महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित हैं। तो आपको बताना है क्या है इसमें, जवाब आपका होगा। तो कह रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, तो मत्स्य उत्पादन क्षेत्र कहाँ होगा भाई, पहले ये जान लो। चलो आप जवाब दो फटाफट इसमें से। दोनों गोलार्धों में दोस्तों 0 से 0 यानी विषुवत रेखा से 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ठीक है। दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ठीक है, 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य मत्स्य उत्पादन क्षेत्र बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। तो ये दिमाग में पहले रख लीजिए, 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए एक अनुकूल स्थिति, ये तो हो गया पहली अनुकूल स्थिति। दूसरा होना चाहिए छिछला सागर होना चाहिए। कैसा सागर होना चाहिए, छिछला सागर, छिछला यानी कि गहरा कम हो, ठीक है, कम गहरा या छिछला सागर, ठीक है। तीसरी स्थिति ये होनी चाहिए प्लैंकटन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। प्लैंकटन पौधों, प्लैंकटन, तो प्लैंकटन ऐसे तो मिलेगा नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हर छिछले सागर में प्लैंकटन मिलता है। जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिश्रण होगा, मिलन होगा, वहाँ पर बड़े पैमाने पर मत्स्य का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 4 अनुकूल स्थितियाँ आपको मिली, वैसे 3 आप कह सकते हैं। छिछला सागर होना चाहिए, प्लैंकटन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होना चाहिए। और ये जो चीज़ें तीनों मिलेंगी आपको, वो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में ये क्षेत्र पाए जाएंगे। ये क्षेत्र जो है मत्स्य उत्पादन के सबसे बेहतरीन क्षेत्रों में से आपके माने जाते हैं। जितने भी बैंक बनते हैं वो तमाम सारे बैंक इसी क्षेत्र में आपको पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से बैंक जैसे पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक महासागर में अगर हम देखेंगे तो ग्रांड बैंक का नाम सुना ही होगा, जहाँ लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलती है। इसके अलावा वहीं पर ही आगे बढ़ेंगे जैसे तो जॉर्जे बैंक है, सेंट पियरी बैंक है, सेबिल द्वीप बैंक है। ये सब तमाम सारे जो बैंक बनते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में आंसर जो होगा वो तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कोष्ठ तथा शीत सागरीय धारा, यानी कि जो गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने जो बताया इसमें से वो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन के आधार पर। चलिए, ग्रांड बैंक स्थित है। अभी मैंने प्रश्न के जवाब में आपको जिक्र किया था ग्रांड बैंक कहाँ मिलेगा, ये मैंने बताया था। एक तो गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से क्या आती है, लेब्राडोर की ठंडी जल, लेब्राडोर है ये गल्फ स्ट्रीम है। ये कहाँ पर हिस्सा हम लोगों का मिल रहा है, ये आपका उत्तरी अमेरिका के एकदम पूर्वी उत्तर पूर्वी छोर पे या कहिए कनाडा के आप कहिए पूर्वी छोर पे आपको मिलेगा। क्षेत्र जो मिलेगा ग्रांड बैंक का जो क्षेत्र मिलेगा वहाँ पर आपको पाया जाता है। तो इसी नाते आप समझ गए होंगे यहाँ पे ग्रांड बैंक यहीं बनता है। तो क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, तो भाई पश्चिमी तट पर नहीं हो सकता, पूर्वी कहता तो मान लेते, ये गलत हो गया। पश्चिमी यूरोपीय तट पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, यूरोप के पश्चिमी तट पर बिल्कुल नहीं है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, जी हाँ बिल्कुल सही है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ही मिलता है ग्रांड बैंक, ठीक है, जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलती है, ग्रांड बैंक का निर्माण करती हैं, जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है दोस्तों, नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नियो डिटरमिनिज्म, ठीक है, नियो डिटरमिनिज्म। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग याद रख कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियो डिटरमिनिज्म, ठीक है, डिटरमिनिज्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसी अवधारणा को ही दोस्तों निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नवनियतिवाद को, ठीक है, इसको हिंदी में अभी यहाँ लिखा है नवनियतिवाद को ही वैज्ञानिक मैंने आपको वैज्ञानिक न कह करके निश्चयवाद कह दिया था, निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, या इसी को ही रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्या के नाम से? रुको और जाओ, रुको और जाओ
नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रुको और जाओ नियतिवाद को, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखी है डिटर्मिनिज्म की, DETERMINISIM, नहीं सॉरी SM होगा, IM नहीं होगा, SM, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, यानी हिंदी में कहेंगे रुको और जाओ, और इसको ही वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। नियतिवाद को ही हम लोग इंग्लिश में नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो चाहे नौ नियतिवाद कहिए, चाहे वैज्ञानिक निश्चयवाद कहिए, चाहे रुको और जाओ नियतिवाद कहिए, ये सब जो है एक ही बातें हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी एक ही बातें हैं। किसने दिया था? ऑप्शन ले लीजिए, सैम्पुल ने, टेलर ने, रेडजेल ने और हंटिंगटन ने। बताइए किसने दिया था? तो जान लीजिए, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर ऑप्शन में हैं, टेलर महोदय दिया गया है ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, दूसरा सही आंसर गया आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग होना चाहिए, इंट्रोड्यूस नहीं है, इंट्रोड्यूसिंग, जस्ट अ मिनट, इंट्रोड्यूसिंग ये होना चाहिए यहाँ पे, इंट्रोड्यूसिंग इन कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.M. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए जवाब दीजिएगा आप लोग। कह रहा है 9, 10, 11 और 12, ये आपको दे रहा है। तो जान लीजिए कि अभी आपका जो जिक्र किया गया है J.E. स्पेंसर महोदय का, ध्यान रखिएगा, J.E. स्पेंसर महोदय का, W.L. टॉमस महोदय का, W.L. टॉमस, ये दोनों जो है ना, इनमें से आप जान लीजिएगा कि दोनों अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिकी भूगोलवेत्ता। अमेरिकी भूगोलवेत्ता J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त किया है। कितने में? 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त किया है। किसने? ध्यान रखिएगा, J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त किया है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों का परिचय पर विचार कीजिए और समुदाय, एक तरफ देखिए हैं उल्लेखित समुदाय जो आपके हैं इनको आपको मिलाना है। उल्लेखित समुदाय यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए। चलिए बड़ी अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न था ये उस समय का, 2016 के IAS में आया हुआ प्रश्न है। कुर्द कह रहा है, यहाँ कूट में दे रहा है बांग्लादेश, मधेसी दे रहा है नेपाल, और रोहिंग्या दे रहा है म्यांमार। तो ये जानते हैं रोहिंग्या मुस्लिमों के बारे में बहुत चर्चा चलती है। ये पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर जम्मू एंड कश्मीर में भी आकर के बस चुके हैं, इनकी बात होती है। मधेसियों के बारे में अक्सर देखते हैं, नेपाल में विवाद चलता रहता है, मधेसियों का आंदोलन चलता रहता है, तो ये भी आपने देखा है। इन कुर्द के बारे में यहाँ पर देखा है, जो कुर्द हैं, तो कहना है कि मतलब इसके बारे में बताना क्या था आपको, उनसे युग में सही सुमेलित हैं, तो आपको सही सुमेलित बताना है। तो दूसरे और तीसरे बिल्कुल आपके सही हैं, यानी कि मधेसी नेपाली तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं नेपाल के। ये रोहिंग्या जो है म्यांमार में स्थित हैं, ये भी बिल्कुल सही आपका है। लेकिन कुर्द कह रहा है बांग्लादेश, जो कि गलत है दोस्तों। कुर्द लोग जो पाए जाते हैं, कुर्द लड़ाकी, आपने ईरान का बारे में सुना होगा, अक्सर इनके बारे में चलता है कि कुर्द लड़ाकों को लेकर के वहाँ पर बात चलती रहती है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि प्रोत्साहन कर रहा है सऊदी अरब में, अक्सर इसके बारे में चलता है। तो उत्तरी इराक का जो हिस्सा है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इराक मान लीजिए, ऐसे इराक कह लीजिए, और पश्चिमी ईरान। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं उत्तरी, मैं लगा दे रहा हूँ, उत्तरी इराक और पश्चिमी ईरान, पश्चिमी ईरान के क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी तुर्की में, दक्षिण पूर्वी, ये मैप में आप लोग ढूंढ लीजिएगा दोस्तों क्षेत्र कौन सा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी तुर्की का क्षेत्र जो है, उत्तरी सीरिया का जो क्षेत्र है, उत्तरी सीरिया,
सीरिया, ये क्षेत्रों में पाए जाते हैं कुर्द लड़ाके, यानी कि मध्य एशिया के रहने वाले हैं। यहाँ पर दे रहा है बांग्लादेश, जो कि गलत दे रहा है। ये कहाँ पाए जाते हैं कुर्द लड़ाके? कुर्द जो जनजाति, एक तरह से कहिए लड़ाकी आतंकी जाति के तौर पे, कबीले जनजातियाँ हैं ये लोग, और लड़ाके हैं ये लोग। ये पाए जाते हैं जो इराक है इसके उत्तरी हिस्से में और ईरान के पश्चिमी हिस्से में, ठीक है, ईरान के पश्चिमी में, इराक के उत्तर में और दक्षिण पूर्वी तुर्की वाले हिस्से में और उत्तरी सीरिया के क्षेत्रों में ये पैमाने पे पाए जाते हैं कुर्द, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल निश्चित तौर से दूसरा तीसरे का जहाँ पे करेक्ट दिया होगा वही सही हो जाएगा आपका। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन थर्ड में दे रहा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए जवाब देते हैं। पहला कह रहा है क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो कोई डाउट है क्या किसी को? चलिए बताइए फटाफट, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। और करना क्या था इसमें, देखिए पहले मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न में था आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। इसमें से सही उत्तर आपको बताना है मित्रों कि कौन सा स्टेटमेंट सही, यानी कि इसमें स्टेटमेंट कुल मिला के कितने स्टेटमेंट सही हैं, कौन गलत है, ये आपको बताना है। तो क्यूबा तो पहले मैंने बता दिया आपको, तो बिल्कुल कोई डाउट है किसी को? चलिए डाउट हो तो बताइएगा। आगे चलिए, हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। कोई डाउट हो तो बताइए इस पर सही है या गलत, आप जवाब दीजिए। फिर तीसरा है संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। चौथा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए बताइए आपको। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए क्यूबा जो है, मैंने बताया चीनी का कटोरा है, बिल्कुल का सही है। क्यूबा में बड़े पैमाने पर गन्ना उत्पादन किया जाता है। हांगकांग एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, बिल्कुल है ये, कि हांगकांग पे जो है ब्रिटेन का अधिकार था और ब्रिटेन जब अपना उपनिवेश छोड़ करके जा रहा था तो इसको जो है इस कंडीशन में दे करके चला गया था चीन को कि भाई देखो यहाँ पर जो है ना जो भी यहाँ का लोकतंत्र है, चीन में यही एक ऐसा मतलब जो है एक राज्य है एक तरह से कहिए, जो कि हांगकांग में पूरी तरह से लोकतंत्र है। यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था नहीं चलती है, लोकतंत्रीय व्यवस्था चलती है। लेकिन ये अधीन जो है प्रशासनिक इकाई इसके अधीन है, जो किसके अधीन है? चीन के अधीन है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर कह रहा है संसार में दूध का सबसे अग्रणी उत्पादक अमेरिका है। नहीं भाई, अपना इंडिया सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, तो ये गलत हो गया। बाकी ऑस्ट्रेलिया संघीय, बिल्कुल संघीय व्यवस्था है ऑस्ट्रेलिया में, तो सही, यानी पहला दूसरा और चौथे का ऑप्शन करेक्ट है, यानी तीसरा ऑप्शन केवल करेक्ट नहीं है। तो पहला दूसरा और चौथा का कोई ऑप्शन जो होगा दोस्तों वही बनेगा, पहला दूसरा और चौथा। तो पहला दूसरा चौथा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण दिया है। ऑप्शन 2 और दूसरा 4 में भी देखिए सेम ऑप्शन दे दिए हैं। तो यहाँ पर किसी को 4 कर लेते हैं तो आपकी बात बन जाएगी। चलिए बात बन गई यहाँ से। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है। चलिए, कह रहा है बोस्निया ऐसा देश है जो बाल्कन्स वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये बताना है आपको, बाल्कन्स वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं यहाँ पे बताना है कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो क्या ये बाल्कन वर्ग से संबंधित है कि नहीं है आपको? ठीक है, दूसरा आपको, ये आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का, ये बताना है आपको, जल्दी से सोच के बताइए आप, क्या है बाल्कन्स वर्ग से संबंधित है कि नहीं बोस्निया। ठीक है, चलिए अभी मैं पूछूंगा आपसे कौन कौन से कंट्री हैं, आप जवाब देंगे फटाफट। दूसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग वह भाग उत्तर पूर्वी विभाग वह भाग भूमध्यरेखीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है, ये बताना है आपको। तीसरा है नोवा स्कॉटिया कोयला क्षेत्र कनाडा में स्थित है। चौथा आपका कह रहा है वर्तमान में विश्व के देशों में चीन, मैं इसको हटा दूं, चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना आपको। ठीक है, तो देख लीजिए आपको कि कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो बताना है वो आपको ये बताना है कि, तो चलिए इसमें देखिए आप लोग, देखिए बोस्निया ऐसा देश है जो बाल्कन्स वर्ग में नहीं आता है। तो बताइए जरा बाल्कन्स वर्ग में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, जवाब फटाफट दीजिए। तो जान लीजिए कौन कौन से देश आते हैं आपको। एक तो आता है आपका अल्बानिया,
अल्बानिया आता है, बोस्निया आता है, ठीक है, बोस्निया आता है, हर्जेगोविना आता है, हर्जेगोविना, ये 3 कंट्री हो गए। चौथा आपका बुल्गारिया है, बुल्गारिया, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बुल्गारिया। और 5वां देश है कोसोवो है, कोसोवो आपका है 5वां। और छठा है मेसेडोनिया, मेसेडोनिया आपका कंट्री आता है, छठा हो गया। और 7वां कंट्री जो आता है मोंटेनेग्रो। ये आपके कुल टोटल 7 देश आते हैं। कौन कौन से आपके देश हैं? आपका पहला है अल्बानिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, कोसोवो है, ठीक है, मेसेडोनिया है और मोंटेनेग्रो है। जबकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है बोस्निया ऐसा देश है जो बाल्कन वर्ग से संबंधित नहीं है। गलत, यही पहला कह दिया, पहला ही गलत है, बाकी सभी दोस्तों यहाँ पर सही है। तो चलिए इसके बाद में क्या क्या सही है वो देख लेते हैं आप लोग। ये गलत है तो बाकी सभी सही हैं आपके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न में जो दे रहा है आपका। चलिए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी विभाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी विभाग नहीं भाग होना चाहिए, हाँ गलत लिख रहा है यहाँ पे, विभाग नहीं भाग, दोस्तों ये हटा दीजिए विभाग। भाग, वह भाग ये त्रुटिपूर्ण लिखा है, वह भाग भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रभावित नहीं होता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये प्रभावित नहीं होता है, ये है त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ था। चलिए अगला है नोवा स्कॉटिया कोयला क्षेत्र कनाडा में स्थित है। जी हाँ कनाडा में स्थित है, ये सही है। वर्तमान विश्व में देशों में कपास के लिए चीन उत्पादक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी सही है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, पहला ही गलत था केवल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुमुखीय मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है, ठीक है, बहुमुखीय मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है हरमट्टन पूर्वी अफ्रीका तट की धूल भरी पवन है, ठीक है। और चौथा कह रहा है आपका, तीसरा कह रहा है योम अल्बानिया अरेबियन प्रायद्वीप के भाग हैं। देश नहीं दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए ग्रीस, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रीस। अल्बानिया अरेबियन प्रायद्वीप के भाग हैं, ये होना चाहिए प्रश्न, इस तरह से इसका जवाब होना चाहिए था, ठीक है। तो बताना है इसमें से उपरोक्त में से कौन से सही हैं, तो आपको सही बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए जरा सा इसको कि पहली चीज़ कह रहा है भौगोलिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है, तो ये बताइए सही है या गलत है। सही कौन सा है? बिल्कुल ये सही दे रहा है। पहले भौगोलिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है, बिल्कुल कम होती है, क्योंकि भौगोलिक मील की दूरी जो होती है वो लगभग करीब में 1609 मीटर बराबर 1 मील होता है। 1 मील, यहाँ पर क्या मील के बारे में पूछा है ना, मील, भौमकीय मील इतना होता है, और जबकि समुद्री मील 1852 मीटर का होता है। 1852 मीटर का 1 मील होता है, ये समुद्री मील होता है, समुद्री यानी जलीय क्षेत्र का, और ये होता है भौमकीय क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र यानी भूमि के क्षेत्र का, ठीक है। भौमिक इसको कहेंगे, भौमिकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो 1609, तो ये छोटा है 1852 से, ठीक है। तो इतना अंतर होता है। तो कह रहा है पहला भौमिकीय मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। जी हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है आपका, और एक जान लीजिए कि इसको गज में भी अगर हम बता दें, कहीं एग्जाम में कभी कभी दे देता है गज में, तो इतना जो भौमिकीय मील 1609 मीटर का भौमिकीय मील होता है। अगर गज में अगर हम बात करेंगे तो 1760 गज हो जाएगा। तो लगभग गज और जो है मीटर लगभग बराबर होते हैं, बल्कि गज थोड़ा छोटा होता है और मीटर थोड़ा बड़ा होता है, यानी मीटर और गज लगभग करीब में समान इकाई होती है। एक तरह से आपको समझ, अक्सर लोग बोलते हैं कि वो 10 गज 20 गज इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, तो लगभग करीब में आप मोटा मोटा दिमाग में अपने रखिए कि थोड़ा सा मीटर से कम, यानी लगभग 0.90 या 93 या इस तरह के आसपास का कुछ डिफरेंसेस आता है, उसमें थोड़ा सा ही कम होता है 1 मीटर में 1 गज, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो
तो लगभग करीब में 1760 गज बराबर एक भौमिकीय मील की दूरी देखेंगे। तो 1760 मीटर का जो है 1760 गज बराबर जो है एक जो है मील होगा, यानी कि 1609 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं और कह रहा है अगला, हरमट्टम पूर्वी अफ्रीका की धूलभरी आदि है। तो हरमट्टम जो है ये धूलभरी आदि नहीं है, ये शुष्क एवं धूलभरी हवा तो है और नवंबर से मार्च के महीने में चलती है। ये गिनी के खाड़ी के पश्चिमी तट पर, ठीक है, पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी सहारा क्षेत्रों में, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं पश्चिमी अफ्रीकी तट पर बहने वाली हवा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, हरमट्टम के पूर्वी अफ्रीका कह रहा है, जबकि ये पश्चिमी अफ्रीका होना चाहिए। हरमट्टम यहाँ पे पश्चिमी अफ्रीका होता तो करेक्ट हो जाता, पूर्वी अफ्रीका कह रहा है तो ये गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका की धूलभरी आंधी कह देता तो समझ में आ जाता बस। ठीक है, अगला कह रहा है ग्रीस और अल्बानिया अरेबियन प्रायद्वीप के हिस्से हैं। तो जान लीजिए कि आइबेरिया जो प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप यहाँ जिक्र किया है, आइबेरिया प्रायद्वीप का, मैं हटा दो इसको, फिर से कर देता हूँ। आइबेरिया प्रायद्वीप का जो जिक्र कर रहा है दोस्तों, आइबेरिया, तो आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत आता कौन है? तो जान लीजिए जिब्राल्टर जल संधि देख रहे हैं ना, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिब्राल्टर एक कंट्री है, ठीक है, जो कि कहाँ, अफ्रीकी कंट्री है जिब्राल्टर, ठीक, तो वो जोड़ता है। अब आप इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक आपको दिखाई देगा देश पुर्तगाल, और इसके ऊपर बगल से सटा हुआ देखेंगे स्पेन। तो स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल ये आइबेरिया प्रायद्वीप के मूल देशों में से आते हैं आपको। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल। इसके अलावा जो है एंडोरा एक छोटा सा देश है जो फ्रांस की सीमा, फ्रांस और स्पेन की सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा देश आप देखेंगे, फ्रांस और स्पेन की सीमा से लगा हुआ है, जो एंडोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अरेबियन प्रायद्वीप के दक्षिण के जो ब्रिटिश राज्य एक है जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर, तो ये जिब्राल्टर भी मिलेगा। तो आपको देखेंगे क्या क्या मिलेगा, आपको स्पेन मिलेगा, पुर्तगाल मिलेगा, एंडोरा मिलेगा। कौन कौन? एंडोरा, एंडोरा ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा है, पूछ लेगा कभी कभी। एंडोरा मिलेगा और जिब्राल्टर, 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 ठीक है, जिब्राल्टर। चलिए मैंने लिख दिया जिब्राल्टर, एंडोरा, जिब्राल्टर, और इसके बाद में स्पेन और पुर्तगाल। तो स्पेन पुर्तगाल तो सभी लगभग जानते हैं, एंडोरा और जिब्राल्टर को भी आपको ध्यान रख लेना है कि ये चारों पड़ते हैं किसमें, आइबेरिया प्रायद्वीप में। तो जबकि यहाँ कह रहा है अल्बानिया कह रहा है, और यहाँ पर जो देश दिख रहा है यहाँ पर था ग्रीस, तो ये गलत कह रहा है, यानी कि ये गलत है आपका। इनमें से कोई एक होता तो करेक्ट मान लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन होगा, पहला हो जाएगा करेक्ट। तो यानी चौथा में पहला ऑप्शन दे रहा है जो कि राइट आंसर हो सकता है, होगा, बाकी से गलत होंगे। अगला दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये बताना है। पराग्वे में पंपास कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है आपका सुमेलित है, कोई एक सुमेलित है दोस्तों, बाकी सुमेलित नहीं है। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में मनीटोबा, चौथा कह रहा है आपको मोरक्को में एटलस पर्वत, और चौथा कह रहा है किम्बरले, ठीक है, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में कह रहा है। तो कौन सुमेलित यहाँ पर है ये बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, आप जवाब फट से दीजिए, एक ही सुमेलित दिख रहा है यहाँ पर, मोरक्को एटलस से संबंधित है। ठीक है, एटलस जो है मोरक्को में विस्तारित है। ठीक है, और पंपास घास का मैदान जो आपका पड़ता है, पंपास लिख रहा है ना यहाँ पे, पराग्वे कह रहा है ना, ये मूल रूप से जो है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो यहाँ पर पराग्वे की जगह पर अर्जेंटीना होता तो सही रहता, अर्जेंटीना में पंपास जो है अर्जेंटीना, ना कि पराग्वे हो जाएगा, इस नाते गलत हो रहा है। और इसके बाद में कह रहा है, और ये जो कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कह रहा है ना, कह रहा है मनीटोबा जो आपका पड़ता है वो कनाडा का एक प्रांत पड़ता है, कनाडा का, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आगे भी गलत हो जाएगा। और एटलस तो मैंने बताया करेक्ट है। किम्बरले जो है वो ऑस्ट्रेलिया की खदान है, ये तो आप सबको पता ही होगा। नहीं सॉरी, किम्बरले जो आपकी पड़ती है वो ऑस्ट्रेलिया की ही खदान आपकी है। किम्बरले विश्व की सॉरी ये किम्बरले आपकी दक्षिण अफ्रीका की खदान है, सॉरी दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की है, ये गलत है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गलत दे रहा है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका की खदान है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका की खदान हो गई। और एटलस जो है आपका वो मोरक्को में पड़ता है, और मनीटोबा जो है कनाडा में पड़ता है, और पंपास जो है अर्जेंटीना में। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल सही था आपका तीसरा ऑप्शन, केवल करेक्ट था।
बाकी कोई सुमेलित नहीं था। अगला कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर कह रहा है ध्रुव, पृथ्वी, ग्रीनलैंड और विस्फोट ये दे रहा है और किससे मतलब जो है संबंधित है। तो जानते हैं ध्रुव तारा, बचपन से आप पढ़ते आए हैं तो किससे संबंधित आपको ध्रुव तारा दिखाई देता है दोस्तों? किससे लगता है? किस दिशा में दिखाई देता है? वो उत्तर दिशा में दिखाई देता है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ध्रुव तारा कि आकाश की स्थिति यहाँ दिखाई देती है। और पृथ्वी किसके बारे में जान जाते हैं? पृथ्वी ग्रेविटी तो आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण कितना है दोस्तों बताइए? प्लान वेग कितना है? कितना प्लान वेग किसी वस्तु का हो कि जो अंतरिक्ष से चली जाए दूर? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा किसी वस्तु का वेग, तभी वो अंतरिक्ष से पलायन कर सकती है, निकल सकती है। तो ग्रेविटी के नाते जाना जाता है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण दे रहा है, तारा गुरुत्वाकर्षण क्या दे रहा है? ये ध्रुव तारा इसमें का रहेगा दोस्तों, ध्रुव तारा यहाँ रहेगा, ध्रुव तारा गुरुत्वाकर्षण, ये आपका आंसर यहाँ बनेगा। चलिए अगला ग्रीनलैंड कह रहा है, तो ग्रीनलैंड क्या है, कहाँ पर है? कह रहा है ध्वनि ग्रीनलैंड से संबंधित है या आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विस्फोट से क्या हो जाता है? आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, तो ये कूट आपको मिल सुमिलित हो जाएंगे सभी, तो इस तरह से आपका सुमेल हो जाएगा। चलिए इसमें सुमिलित इस तरह से आपको करना था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोई एक है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बता देना है। चलिए बता दीजिए हमको। कह रहा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। कोई एक नहीं सुमेलित है, तो बताइए सही है कि गलत है? ग्रैंड कैनियन बता रहा है, यूएसए बता रहा है, सही है कि नहीं है ये आप बताइए। अगला कह रहा है लेक विनिपेग अमेरिका कह रहा है, जो कि आप बताइए सही कि गलत है। चलिए अगला कह रहा है दक्षिण अल्प्स, जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? न्यूजीलैंड, तो बताइए सही है कि गलत है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। चलिए कौन सा गलत है? तो कोई एक गलत है, बाकी सभी सही है। तो देख लीजिए ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सही दोस्तों है। ग्रेट कैनियन यूएसए पड़ रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्रैंड कैनियन जो है यूएसए, बिल्कुल सही है। लेक विनिपेग जो कह रहा है ना, ये यूएसए नहीं, कनाडा में है दोस्तों, कनाडा, ठीक है। दक्षिणी आल्प्स जो है न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो केवल ये तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया? बिल्कुल बताइए, जो सबसे आधुनिक होगा उसी के यहाँ होगा। चलिए ब्रिटेन था क्या? दूसरा है आपका जर्मनी, तीसरा है रूस, चौथा कह रहा है यूएसए। तो बताइए कहाँ पर हुआ था पहला परमाणु बिजली घर का उत्पादन, मतलब निर्माण, बिजली घर का कहाँ पर स्थापित की गई? तो जान लीजिए आप लोग, जो इतिहास जो बताता है वो हिस्ट्री ये कहती है कि विश्व में परमाणु का इतिहास प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के विचार से ही प्रारंभ माना जाता है। तो ये बात आप जान लीजिए कि ये पहला परमाणु जो एटम जो होता है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो ग्रीक दार्शनिकों के विचारों से प्रारंभ मानी जाती है। और 1942 में आरंभ में जो है फर्मी एक वैज्ञानिक थे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों के विकास के लिए यूएसए के शिकागो विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए थे। ये पहली बार हुई थी ऐसी समिट। और इसी विश्वविद्यालय में स्क्वैश कोर्ट एक स्थान पड़ता है, स्क्वैश कोर्ट पर शिकागो पाइल 1 नामक विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा वो परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, तो एग्जाम में आ जाएगा आपको, तो ये बात रखिएगा। शिकागो पाइल 1, ये आपको याद रखना है, शिकागो पाइल 1, ठीक है। ये स्क्वैश कोर्ट पर शिकागो पाइल 1 नामक जो है विश्व का प्रथम परमाणु रिएक्टर का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो पूछेगा शिकागो पाइल 1 क्या है, तो ये जो है पहला विश्व में परमाणु रिएक्टर का कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसी के अगले दिन जो है 2 दिसंबर 1942 की सुबह को रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया गया था, ठीक। तो ये बात तो इतनी इससे संबंधित है। बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था, और यहीं पर ही जान लीजिए फिर अगले 20 दिसंबर 1951 में, ये तो बात हो रही थी 1942 की जब ये समिट हुई थी। अब हुआ था क्या कि कब बिजली घर बनाया गया था, तो 20 दिसंबर 1951 में, ठीक है। 20 दिसंबर 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक क्षेत्र पड़ता है, एक राज्य पड़ता है, इडाहो एक राज्य पड़ता है, इडाहो, संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो एक राज्य पड़ता है। इडाहो राज्य के एक प्लेस जो है, इडाहो राज्य का जो प्लेस है अर्को एक प्लेस है दोस्तों, अर्को।
अर्को में परमाणु रिएक्टर ने से जो है बिजली उत्पादन करने का कार्य शुरू किया गया था। तो ये बात ध्यान रखिए, अर्को, ARCO, अर्को, इसको हिंदी इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं ARCO, अर्को, ठीक है। इडाहो राज्य था संयुक्त राज्य अमेरिका का। 20 दिसंबर 1951 में पहली बार बिजली उत्पादन की गई थी परमाणु रिएक्टर से, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न यहाँ पर जवाब आपका ब्रिटेन दिया था, जर्मनी और रूस और USA, तो USA आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तथ्य आपको याद करने के लिए थे, याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। कह रहा है साइकन रेल सुरंग, साइकन रेल सुरंग कहाँ पर पड़ती है, ये आपको बताना है। कह रहा है यहाँ पर साइकन रेल सुरंग जो है चीन बता रहा है, साइकन रेल सुरंग, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या ये सुमेलित है। अगला है पेट्रोनास टावर मलेशिया बता रहा है, पेट्रोनास टावर जो मलेशिया, जी हाँ, की राजधानी कुआलालंपुर में पड़ता है, ये तो बिल्कुल सही आपको दे रहा है। चलिए ये तो सही है बिल्कुल सा। अगला है आपको अप्पालेचियन पथ, अप्पालेचियन पथ जो है आपका, अप्पालेचियन पथ कौन सा है, अपलेशियन पथ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अपलेशियन, अप्पालेचियन नहीं हो, अपलेशियन है दोस्तों, अपलेशियन, ठीक है। अपलेशियन पर्वत नाम सुने हैं, अपलेशियन पथ, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, तो अपलेशियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी राज्य पर स्थित है, ठीक है। ये पथ मतलब यानी कि पहाड़ी है, ठीक दोस्तों, ये याद रखिएगा आपको। तो ये सही है, यहाँ पर अपलेशियन पथ होगा। अगला है रोंगनबाद, रोंगनबाद कहाँ पड़ता है, कजाकिस्तान में पड़ता है और ये बक्स नदी पर है दोस्तों, बक्स नदी पर है। पूछे रोगनबाद कहाँ है, बक्स नदी पर है, किस देश में है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान नहीं तजाकिस्तान, यहाँ कजाकिस्तान लिखा, गलत लिखा है, तजाकिस्तान होगा दोस्तों, तजाकिस्तान, सॉरी दोस्तों, मिस प्रिंटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। रोंगनबाद बक्स नदी पर है, तजाकिस्तान में है, किस में है, तजाकिस्तान में है, बक्स नदी पर रोगनबाद, ठीक है। और कह रहा है साइकन रेल सुरंग जो है चीन कह रहा है, जबकि ये होगा जापान में होगा। तो जान लीजिए होक्काइडो और होन्शु द्वीप के मध्य में जो है समुद्र के अंडर वाटर जो है ये मार्ग बना हुआ है, विश्व का प्रमुख रेल सुरंग मार्ग ये है आपका। तो होक्काइडो से होन्शु के बीच में, होक्काइडो से होन्शु द्वीप के बीच में पाया जाता है कौन सा, साइकन रेल सुरंग, जापान में, जो कि ये गलत दिया था, ठीक है। वैसे गलत तो कई हो गए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे त्रुटिपूर्ण दिया हुआ था, वर्तनी लिखी हुई थी, तो इस नाते आप कह सकते हैं। चलिए एक संयुक्त नंबर आप लोगों को दे दिए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, कहाँ पर दोस्तों स्थित है, ये आपको बताना है, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है, चलिए बताइए आप हमको। कह रहा है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। दूसरा कह रहा है दोस्तों पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तीसरा कह रहा है उत्तरी प्रशांत महासागर में। चौथा कह रहा है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ये आपको बताना है आपको कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए, जानते हैं आप लोग जवाब तो बिल्कुल निश्चित तौर से कि बरमूडा ट्रायंगल आप जानते हैं, अक्सर अमेरिका में चर्चा चलती रहती है कि यहाँ से जो इस ट्रायंगल में जो फंस जाती है प्लेन शिप, वो बाहर नहीं निकल पाती है, डूब जाती है, मर जाती है, समाप्त हो जाती है, वगैरह वगैरह के बहुत सारे आपने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखे होंगे इसके, ठीक है। चलिए बताता हूँ आपको कि ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर वाले हिस्से में पाई जाती है। और बरमूडा ट्रायंगल बनता कहाँ से, ये जान लीजिए आप लोग। बरमूडा ट्रायंगल जो बनता है 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मिला करके ही ट्रायंगल बनता है। उसके क्षेत्र जो उसके बीच का जो क्षेत्र बन जाता है वही बरमूडा ट्रायंगल के अंतर्गत क्षेत्र आता है। एक तो आप जान लीजिए मियामी का नाम सुने होंगे, जो कि दक्षिणी फ्लोरिडा राज्य आप जान रहे हैं, अमेरिका का एक राज्य पड़ता है फ्लोरिडा। तो दक्षिणी फ्लोरिडा, ठीक है, दक्षिणी फ्लोरिडा राज्य से आप ले लेंगे। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल ले लेंगे और इसके अलावा जो पड़ेगा प्यूर्टोरिको, ठीक है, ये प्यूर्टोरिको, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्यूर्टोरिको, ये होगा प्यूर्टोरिको। फिर इसके बाद बरमूडा, ठीक है, बरमूडा।
बरमूडा, इसके अलावा दक्षिणी फ्लोरिडा, फ्लोरिडा यहाँ या फ्लोरिडा नहीं मिलेगा दक्षिणी आपको, तो मियामी एक शहर मिलेगा, मियामी, ठीक है, मियामी। तो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो के बीच का जो हिस्सा बनता है, एक ट्रेंगल जो बनता है, 3 कोण का एक ट्रेंगल जो बनता है, यही आपका क्या रहता है, बरमूडा ट्रेंगल, ठीक है। और ये लोकेशन पड़ती है आपकी उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ठीक। तो चलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि मियामी क्या है, प्यूर्टो क्या है, बरमूडा क्या है, इनके बीच का जो हिस्सा पड़ता है वही बरमूडा ट्रेंगल कहलाता है। चलिए उसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन मिल गया दोस्तों। बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किस तक विस्तृत है? तो चलिए बताइए। कह रहा है दक्षिणी फ्लोरिडा कह रहा है, प्यूर्टो कह रहा है, चौथा है हवाई द्वीप समूह कह रहा है। तो बताइए किससे किससे मिलकर के बना है, इसमें से कौन है कौन नहीं है। चलिए तो यहाँ पर तो 2 का जिक्र मैंने किया था दोस्तों, फ्लोरिडा की बात की थी मैंने, फिर मैंने प्यूर्टो की बात की थी। हवाई द्वीप का कहीं कोई जिक्र नहीं था। हवाई द्वीप तो बिल्कुल प्रशांत महासागर में स्थित एक स्थान है, ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है। बरमूडा ट्रायंगल तो बिल्कुल तो हो ही नहीं सकता, यानी पहला दूसरा का जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो पहला दूसरे का ऑप्शन जिसमें भी दिया है, पहले दूसरे का ऑप्शन बी में दे रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छी तरीके से प्रश्नों को कर पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। कह रहा है स्वर्णिम त्रिकोण, वही बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कह रहा है। स्वर्णिम त्रिकोण जो है ये सुमेलित है या नहीं है। कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। अरे भाई ये तो है सही, सुमेलित है क्या? बिल्कुल नहीं है, अभी मैंने बताया था आपको, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। स्वर्णिम त्रिकोण ये कह रहा है, अच्छा ये बरमूडा ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर आपको कह रहा है स्वर्णिम त्रिकोण, एक बार पढ़ लीजिए, बरमूडा त्रिकोण ये कह रहा है, स्वर्णिम त्रिकोण अलग चीज़ है, बरमूडा देखो दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। स्वर्णिम त्रिकोण में दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र बिल्कुल सही है दोस्तों, ये अफीम उत्पादक क्षेत्र है स्वर्णिम त्रिकोण जो आपका पड़ता है दक्षिण पूर्व अफ्रीका का, ये बिल्कुल इसके नाम से फेमस है और ये करेक्ट है बिल्कुल। बरमूडा ट्रायंगल कह रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागर पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है, बिल्कुल ये भी सही है आपका है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा इंडोनेशिया को कहा जाता है, ये आपको बताना है कि इंडोनेशिया को कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, ये गलत आपका दे रहा है। फिर रेड बेसिन कह रहा है चाइना, तो ये भी सही दे रहा है। यहाँ पर जो कह रहा है एक यही गलत आपका दिया हुआ है, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा इंडोनेशिया का नहीं कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल यही गलत हो जाएगा, बाकी सभी यहाँ पर सुमेलित दिए गए हैं दोस्तों, तो ये आपका जवाब था और ये आप आसानी से उम्मीद है कर लिए होंगे, ठीक है। तो सभी सुमेलित दिए गए थे, यही नहीं एक सुमेलित दिया गया था। चलिए अब आप लोग इसको अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र है, बताइए जरा हमको। अलामास कह रहा है, केप बर्डे कह रहा है, लॉस एंजल्स कह रहा है, केप केनेडी कह रहा है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए जो केप केनेवल वाला जो क्षेत्र पड़ता है, तो केप केनेडी इसमें दे रहा है, ठीक है, केप केनेडी है। अब इसका नाम बदल करके केप केनेडी कर दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको बता देता हूँ मैं आपको। तो यहीं से केप केनेडी जो क्षेत्र है यहीं से ही पड़ता है और ये पड़ता है आपका फ्लोरिडा राज्य में। कहाँ पड़ता है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में पड़ता है केप केनेडी, ठीक है। और ये जो है कैसा है क्षेत्र है, यहाँ पे प्रमुख अंतरिक्ष यानी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के रूप में फेमस प्लेस पड़ता है, ये क्षेत्र पड़ता है। और पूर्वी अमेरिकी जो इसके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो रहे हैं उनके नाम पर एफ केनेडी के नाम पर इसका नाम बदल करके केप केनेडी कर दिया गया, ठीक है। ये पहले इस राज्य का नाम जो है केप केनवरल था, केप केनवरल ये क्षेत्र था जो कि फ्लोरिडा राज्य में पड़ता था। केप केनवरल ये राज्य था, जगह का नाम था, जो कि पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं जो जिनका नाम था जॉन एफ केनेडी, इन्हीं के नाम पर केप केनेडी इस क्षेत्र का नाम पड़ गया है। क्या नाम पड़ गया है? केप केनेडी पड़ गया। किसके नाम पर पड़ा है? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी के नाम पर, ठीक है।
जॉन एफ कैनेडी के नाम पर ही इसका नाम बदल दिया गया। और 1973 के बाद इसे पुनः केप कैनवेल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब इसको पुनः 1973 के बाद से इसका पुनः नाम क्या कर दिया गया है, केप कैनेवल। तो केप कैनेडी या केप कैनेवल बात एक ही है दोस्तों। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो रहे हैं जॉन एफ कैनेडी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम बदल कर केप कैनेडी रख दिया गया था, जो कि 73 के बाद से पुनः इसको केप कैनेवल नाम कर दिया गया है। और फ्लोरिडा राज्य का अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित एक क्षेत्र है जो कि अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किस एक में उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक उपग्रह से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसका एक अंतरिक्ष क्षेत्र है। तो जरा ध्यान रखिएगा, कनाडा कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, रूस कह रहा है और यूएसए कह रहा है। तो जान लीजिए कि 1997 में 1997 में कनाडा का जो एक उपग्रह जो पहली बार जो है संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप का मानचित्र बनाने में इसी से ही सहायता मिली थी। कनाडा का एक उपग्रह था, उसके माध्यम से ही जो है ये पूरी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप का जो है मानचित्र बनाने में सुविधा मिली थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 24 नंबर का प्रश्न है, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? मदिरा, ठीक है, मदिरा का उत्पादक देश बताइए। फ्रांस कह रहा है, इटली कह रहा है, स्पेन कह रहा है, अमेरिका कह रहा है। तो जान लीजिएगा आप लोग कि कौन सा है बृहद उत्पादक देश मदिरा का। ठीक है, मदिरा विस्की, ठीक है, वाइन जिसे कहते हैं वाइन। ठीक है, चलिए बताइए प्रश्न में। देखिए आंकड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े पहले रहे होंगे, आज कुछ और आंकड़े हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको अद्यतन 2019 के आंकड़े, ठीक है, जो रिसेंट आपको उपलब्ध हैं वो आंकड़े हैं। पहला नंबर है इटली का, इटली सबसे ज़्यादा है। इटली का एक वेनिस शहर है, ठीक है, वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर आपका जो है मदिरा का उत्पादन होता है। तो इटली आपका एक सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, फ्रांस के बाद आपका स्पेन का नंबर आता है, स्पेन का नंबर है। तो ये तीन याद रखिएगा पूरी अच्छी तरीके से। इसके बाद के नामों को भी आपको याद रखना है, ठीक है, यानी यूएसए इसके बाद आता है, यूएसए भी याद कर लीजिए, अर्जेंटीना, ये 5 कंट्री आपके हैं जो क्रम से हैं। आपका सबसे ज़्यादा वाइन का उत्पादन करने वाला इटली है, फिर इसके बाद फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर यूएसए है, फिर अर्जेंटीना है। ये 5 कंट्री आपके हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बृहत्तम उत्पादन कौन है, तो इटली का नाम दे रहा है, तो इटली भी राइट आंसर हो जाएगा, इटली। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है, कैसे पेड़ की आयु का भाई लोग पता लगाएंगे? चलिए बताते हैं। पेड़ की पत्तियों को गिनकर, अरे भाई ये तो संभव ही नहीं है, बहुत सारे पत्ते होते हैं तो सब नहीं, संभव नहीं है। उसके धड़ पर वलयों की संख्या को गिनकर। अगला है पेड़ की शाखाओं की गणना करके। फिर क्या, उसकी आयु की माप करके। अरे भाई आयु कैसे मापेंगे, कोई स्केल है क्या? नहीं। तो इसमें से जो आपका जवाब होगा वो पेड़ की ऊपर जो धाड़ पर वलयों की जो संख्या होती है ना, वो उसी के उसकी जो ऊपर लेयर बनी होती है, जो उसकी इस तरह से कहिए कि खाल होती है वृक्ष की, उसी से ही उसकी आयु की गणना की जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कोपाकबाना पुलिन कहाँ पर स्थित? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका रहा है, आईएएस के क्वेश्चन में 2007 में आया हुआ प्रश्न है। तो कह रहा है ब्यूनस आयर्स कह रहा है, फिर दूसरा कह रहा है हवाई द्वीप समूह कह रहा है, तीसरा कह रहा है रियो डी जेनेरियो, चौथा कह रहा है बैलेटा। ये क्षेत्र आपको बताना है कि कहाँ पर पड़ता है आपका। तो आपको बताना है कोपाकबाना पुलिन कहाँ पर स्थित है। तो ये ब्राज़ील के एक नगर रियो डी जेनेरियो के दक्षिणी भाग पर स्थित एक क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र पर रियो डी जेनेरियो के पड़ता है। तो ये आपका थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुलिन की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ठीक है। सागर तट के सहारे निक्षेपित पदार्थों से बने हल्के ढाल वाले स्थल रूप की जो संरचना होती है इसी को ही पुलिन कहा जाता है, ठीक है। और जैसे कि आपने मरीना बीच के बारे में सुना होगा, जो भारत की सबसे लंबी शहरी प्राकृतिक बीच है ये, ठीक है। तो चेन्नई बीच सबसे फेमस है, तो बीच को ही पुलिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो रियो डी जेनेरियो होगा जो कि सबसे लंबी पुलिन है। कोपाकबाना पुलिन जो है वो पड़ती है आपकी है ब्राज़ील में।
रियो डी जेनेरियो यहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा है कोलंबिया कह रहा है, दूसरा कह रहा है भारत में, और तीसरा कह रहा है आपका नेपाल में, चौथा कह रहा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये जान लीजिए कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइए जवाब फटाफट। इन जितने ऑप्शन दिए उनमें से आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला। तो कोलंबिया, भारत, नेपाल और स्विट्जरलैंड। तो ये बात जान लीजिए अपना इंडिया है दोस्तों। लद्दाख देख रहे हैं आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो कि ठीक है जम्मू एंड कश्मीर राज्य को बांट करके, ठीक है जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा लद्दाख हो चुका है। तो लद्दाख में स्थित है आपका ये दोस्त, ये जो वेधशाला है आपका। और ये जो लद्दाख का जो क्षेत्र पड़ता है, ये उसका जो है हानले गांव एक है आपका प्लेस है, हानले गांव पड़ता है, हानले गांव में पड़ता है। ये स्थित आपकी जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला आपकी है, खगोलीय वेधशाला भारत में लद्दाख के हानले गांव में स्थित है। हानले गांव, ये हानले है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ये हानले गांव। ठीक है, हानले गांव कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। चलिए ये हो जाएगा भारत, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ब्रसेल्स में, फिर दूसरा कह रहा है हेलसिंकी में, तीसरा कह रहा है पेरिस में, चौथा कह रहा है रोम में। तो आपको बताना है कि देख लीजिए ये जो 27 यूरोपीय देशों के संघ मिल करके यूरोपीय संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, maastricht संधि के द्वारा, ये एक संधि थी, याद रखिएगा कौन सी संधि थी? maastricht संधि। ठीक है, ये कब की गई थी? 1 नवंबर 1993। 1 नवंबर 1993 में maastricht संधि के तहत जो है 27 यूरोपीय देशों का एक संगठन बना था, जिसे नाम दिया गया था यूरोपीय संघ, नाम दिया गया था। ये अस्तित्व में आया था। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ठीक है दोस्तों, ब्रुसेल्स में आपका इसका मुख्यालय है, और इसकी एक मुद्रा भी चलती है, और ये मुद्रा लगभग 19 देशों में पहले प्रचलन में थी। अभी देखिए ट्रेंड बदलता रहता है, और इसमें ब्रिटेन भी इसमें शामिल था, जो कि ब्रिटेन जो है इससे निकल चुका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको जाननी होंगी। तो बस इतना जान लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो ब्रुसेल्स है यूरोपीय संघ का, इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 में हुआ था। ठीक है, और 19 देश जो है इस मुद्रा का पालन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IMO, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, समुद्री संगठन के बारे में बताना है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कह रहा है यहाँ पर लंदन, फिर जिनेवा, और देन इसके बाद पेरिस बता रहा है, फिर कह रहा है रोम। तो बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। तो ये जान लीजिए आपको कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन, देखिए इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो लंदन में है, ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नौवहन के सुरक्षा संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी इसकी है। और IMO जो है, ठीक है, के वर्तमान में 174 देश सदस्य हैं और 3 एसोसिएट सदस्य इसके हैं। तो इस तरह से कुल टोटल आपके सदस्यों की संख्या इसमें बनी हुई है। तो ये ध्यान रखिए कितने सदस्य? 174 सदस्य हैं, और 3 सदस्य इसको जो है एसोसिएट सदस्य के रूप में इसके हैं। 174 सदस्य है और 3 एसोसिएट सदस्य हैं। तो इस हिसाब से अगर ये एसोसिएट सदस्यों को भी जोड़ दिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे आपको? 77 हो जाएंगे। 177 कंट्री हैं IMO के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन आज का दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे। उम्मीद है आज की सीरीज भी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा और काफ़ी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है आपको। ठीक, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसमें बताना है कि सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा में है, तो ये सही है कि गलत है ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, सही या गलत है आपका। फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स है, अभी इसके बारे में चर्चा हुई थी, सही है या गलत है। अगला बताइए, खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क बता रहा है, ये सही है या गलत है। ठीक है,
तो कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है। कह रहा है न्यूयॉर्क कह रहा है, तो ये क्या सही है कि गलत है। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जनेवा है, बिल्कुल सही है ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, बिल्कुल सही है ये। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है ब्रुसेल्स में है, ये बिल्कुल सही है। और खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क जो कह रहा है ये गलत है, ये रोम के इटली में है, रोम इटली में है, रोम। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा और ये इससे ज़्यादा पर ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका। तो इस तरह से दोस्तों 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए निश्चित तौर से उपयोगी सिद्ध होने वाला सेगमेंट है। तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने स्टडी को खूब एक धार दीजिए, एक नई दिशा दीजिए। और हम लोग जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसका सार्थक तभी परिणाम आ पाएगा जब आप इसको रेगुलर रूटीन वे में रिवीजन करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना खूब ख्याल रखिए।